नमस्ते, मैं नीरज सनसनवाल आज पुष्प नामक कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पुष्प नामक कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक अरुहल से ली गई है, जिसकी कवित्री वंदना चड्डा जी हैं। वंदना जी ने अपने इस कविता में प्रकृति को अपने काव्य का माध्यम बनाकर समाज में अपनी सुगंध, अपने सद्गुणों तथा अच्छाइयों को बिखेरने का सुंदर प्रयास किया है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पुष्प हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पुष्प नामक कविता लिखने के पीछे कवित्री की यही मंशा रही होगी कि वह आज के बच्चों में कल का भविष्य देखती होंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी कविता में फूलों की तुलना आज के बच्चों से की है, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने का सशक्त साधन साहित्य है। जिस प्रकार फूल अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाइयों के रंग बिखेरते हैं, उसी प्रकार कवित्री भी हमें फूलों से यह प्रेरणा लेने की सीख देती है। आज मैं आपको इस कविता के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ इसका प्रतीक अर्थ भी बताऊंगी। अब मैं आगे कविता के काव्यांश का सस्वर वाचन करते हुए उसका अर्थ समझाऊंगी, तो आपसे अनुरोध है कि आप सब एकाग्रचित होकर सुने। सुगंधित हैं स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखो, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं। बच्चों, पहले काव्यांश में कवित्री ने प्रकृति का सुंदर चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है, जिसमें कवित्री कहती है कि इस धरती पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। पूरी पृथ्वी फूलों से आच्छादित अर्थात ढक गई है। पृथ्वी पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। फूलों में स्वयं तो खुशबू होती ही है, साथ ही साथ वह पूरी पृथ्वी को भी सुवासित करते हैं। अर्थात एक एक फूल ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने माला का रूप धारण कर लिया है। अर्थात इन्हीं फूलों से माला बनती है। यहाँ वंदना जी ने अनेकता में एकता का संदेश भी दिया है कि हम सब भारतवासी एक हैं। अलग अलग होते हुए भी भारतीयता के सूत्र द्वारा आपस में बंधे हैं। यही हमारी संस्कृति है। जिस प्रकार रंग बिरंगे फूल एक बगीचे का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम सबको मिलकर एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। अवसर पर भूमिका इनकी अलग अलग ही होती है। जैसी भी हम मांग करते हैं, गुच्छे में हो या पंखुड़ियों में, पूर्ति सबकी ये करते हैं। बच्चों, आगे इस काव्यांश में कवित्री फूलों की अलग अलग भूमिका के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि जब भी फूलों की आवश्यकता होती है, तब ये अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फूल गुच्छे के रूप में भी मिलते हैं। अर्थात गुच्छे के रूप में हम फूल अपने पूजा के समय ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं। अर्थात बिना फूलों के हमारे समाज में पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता। आगे कवित्री पंखुड़ियों का विशेष महत्व बताते हुए कहती हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से स्वादिष्ट मिष्ठान बनाए जाते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी है, तो उस समय डॉक्टरों और नर्सों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे देश की वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पतालों पर पुष्पों की वर्षा की थी। अर्थात पुष्पों का प्रयोग हर कोई अलग अलग रूप में करता है। फूल हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। हमें उनसे यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें फूलों की तरह अपने आप को उसी रूप में ढालकर उसका सामना करना है। कहीं तो धागे में पिरोकर
माला का निर्माण करते हैं। कहीं मंदिर में या दरगाह पर हम अर्पित इन्हें करते हैं। बच्चों, इस तीसरे काव्यांश में कवित्री हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि फूलों का रूप हमारे सामने हर बार नया और अलग आता है। कहीं तो फूल धागे में पिरोए जाते हैं और माला का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात कहीं किसी मंदिर की मूर्ति के गले में देखे जाते हैं, तो कभी किसी दरगाह पर फूलों की चादर के रूप में दृष्टिगत होते हैं। कवित्री यह कहना चाहती है कि फूल किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते। कवित्री ने नीति विषयक मूल्यों को उभारने का सुंदर प्रयास किया है इन पंक्तियों में। कवित्री कहना चाहती है कि फूल सांप्रदायिक भेदभावों से ऊपर हैं। उनमें धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, अर्थात यही फूलों का सद्गुण है। आगे कवित्री हमें फूलों के माध्यम से पारस्परिक प्रेम और सद्भावना का विकास करने का भी संदेश देती हैं। आपस में एकजुट होकर रहना, सभी धर्मों का सम्मान करना, देश की अखंडता को बनाए रखने का सुंदर संदेश देती है। कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही, वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही, मृतक को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही, जन्म दिवस का तोहफा बनने वाला भी यही। बच्चों, आगे इस काव्यांश में कवित्री यह बताने का प्रयास करती है कि किसी भी शुभ अवसरों पर फूलों का महत्व बढ़ जाता है। यदि आपको किसी व्यक्ति को शुभ संदेश भेजना है तो आप फूलों के गुलदस्ते के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। हर क्षेत्र में फूलों की भूमिका अलग-अलग होती है। त्योहारों के उपलक्ष्य पर सब फूलों से अपना घर सजाते हैं, घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, घरों के बाहर दरवाजों पर बंधनवार या तोरण के रूप में फूलों को लगाया जाता है। बच्चों, आगे इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हमारे देश के जो वीर सैनिक युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, तो उनका पार्थिव शरीर जिस मार्ग से ले जाया जाता है, उन्हें सम्मान देने के लिए उस मार्ग पर फूल बिखेरे जाते हैं। यहाँ फूल हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का महत्व नहीं, अर्थात जिस प्रकार शुभ अवसरों पर फूलों का महत्व है, उसी प्रकार पुष्प दुख में भी हमारा साथ देते हैं। किसी मृतक व्यक्ति को पुष्पांजलि देने में भी फूलों का प्रयोग किया जाता है। किसी के जन्म दिवस पर फूलों से बना गुलदस्ता भी भेंट दिया जाता। कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा बन जाते हैं, तो कहीं वर वधू के गले का हार बन जाते हैं। बच्चों, इस काव्यांश में कवित्री रोगी मनुष्य की नकारात्मक सोच को फूलों के द्वारा सकारात्मक सोच में परिवर्तित करना चाहती है। वह हमें यह प्रेरणा दे रही है कि जब हम रोगी मनुष्य को फूलों का गुलदस्ता भेंट स्वरूप देते हैं, तो रोगी मनुष्य स्वयं को फूलों के समान खिला हुआ महसूस करता है और अपने अंदर एक नई ताजगी की अनुभूति करता है। बच्चों, आगे की पंक्तियों में कवित्री चिकित्सा के क्षेत्र में भी फूलों का बहुत बड़ा योगदान बताते हुए कहती है कि फूलों से अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। फूल हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। जिस प्रकार बच्चों, आपने देखा ही होगा कि रामायण में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी औषधि लाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार यह फूल भी कई रोगी मनुष्य के प्राणों की रक्षा करते हैं। आगे की पंक्ति में विवाह उत्सव के समय फूलों की माला वर वधू के गले में जाकर जयमाला का रूप धारण कर लेते हैं। मौका खुशी का हो या गम का, पुष्प सदैव मानव का साथ देते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री यह कहना चाहती है कि पुष्प किसी भी रूप में प्रयोग में लाए जाएं,
पर पुष्प सदैव मनुष्य का साथ निभाते हैं। फूल जिस प्रकार शुभ अवसर पर हमारा साथ देते हैं, हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं, दुख में भी हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ दुखी होते हैं, अर्थात जन्म से मृत्यु तक फूल हमारे साथ अपना रिश्ता बनाए रखते हैं। फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है, क्योंकि जीवन में भी सुख दुख साथ साथ चलते हैं। उसी प्रकार फूल और कांटे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार बगीचे में फूल खिले रहते हैं, उनके साथ कांटे भी होते हैं। दोनों का जीवन एक दूसरे के अभाव में पूरा नहीं होता है। जैसे हर कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, अर्थात हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख की अनुभूतियां साथ साथ चलती हैं। अंत में मैं कवित्री जी वंदना चड्ढा जी का आपको संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों, आपको भी फूलों के समान अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाइयों सद्गुणों को अपने चारों तरफ फैलाना है, अर्थात एक स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण करना है। जिस प्रकार फूल धूल में मिलकर भी खिला रहता है, उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियों को हमें भी हंसकर उनका सामना करना है। जिस प्रकार फूल अपने अस्तित्व को नष्ट कर मनुष्य को सुख की अनुभूति कराता है, वैसे ही हमें अपने इस समाज को सांप्रदायिकता से मुक्त करना है। बच्चों, जैसे फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार भारत की अनेकता में एकता का तात्पर्य यह है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। चाहे हम किसी भी जाति या धर्म के हों या हमारा कोई भी नाम हो, परंतु हम सबका एक सामान्य नाम है भारतवासी। आशा करती हूँ आपको पुष्प कविता सरलता से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी यह व्याख्या समझ आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं शीघ्र ही उपलब्ध होंगी अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।